तो अभी तक जितना कि एनी प्रॉब्लम? कल हमने बेसिक स्टार्ट कर दिए थे क्लाइमेटोलॉजी के लिए, और कल मैंने आपको एटमॉस्फेयर स्टार्ट करवा दिया था, है ना? सो अंडर एटमॉस्फेयर बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कंपोजिशन ऑफ गैसेस, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमने क्या स्टार्ट करना था? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना? राइट, ओके। आई होप साथ साथ एनसीईआरटी रीड कर रहे हो आप। नहीं करे तो प्लीज कर लेना साथ साथ, फिर आपको इजी लगेगी, वरना फिर एनसीईआरटी अलग से पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो हम ये स्टार्ट किया, कल हमने किया कर लिया था कंपोजिशन। ओके, डेफिनेशन आपको पता है, इट इज अ envelope of gases that is surrounding the earth and it is attached to earth through the gravity force। डेफिनेशन भी आपको पता है, कंपोजिशन भी। अब एटमॉस्फेयर के हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर हम बेसिकली एनसीईआरटी में बस एक ही टाइप का गिवन आएगा। हाँ, तो तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम बेसिकली पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरिएशन। बेसिकली जैसे लेयरिंग ऑफ लिथोस्फीयर थी, अर्थ के सरफेस था कैसे, कोर, मेंटल, देन क्रस्ट। सिमिलरली जो अर्थ के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसको भी हम लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट लेयर्स में। ओके, सो व्हाट आर दोस लेयर्स? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको हम डिवाइड करते हैं। सो लोअर मोस्ट लेयर जो होती है ये सरफेस, तो एज वी मूविंग अपवर्ड्स, तो लोअर मोस्ट लेयर इज नोन एज ट्रोपोस्फियर। ओके, देन सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर, and the layer which is separating sorry, troposphere and stratosphere, this is known as tropopause। तो हम ऑन एवरेज मानते हैं दिस ट्रोपोपोज एग्जिस्ट एट द हाइट ऑफ 17 किलोमीटर। ओके, देन स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में फिर यहाँ पे फिर से स्ट्रेटोपोज, एंड दिस एग्जिस्ट एट द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। देन वी हैव मेसोस्फियर। ओके, देन यहाँ पे मेसोपॉज, सो मेसोपॉज में हाइट इज अराउंड 80 किलोमीटर। देन अबव मेसोपॉज वी हैव आयनोस्फियर। सो इन केस ऑफ आयनोस्फियर व्हाट वी आर फाइंडिंग, बेसिकली आयनोस्फियर और इसके ऊपर एक्सोस्फियर, सो बेसिकली इट एक्सटेंड्स। तो ऐसी कुछ हमें लाइन नहीं आ सच पता अप टू व्हाट हाइट इट एक्सटेंड्स। यूजुअली हम 1100 किलोमीटर ही बोल देते हैं, पर आप मान लो कि हाइट हमें पता ही नहीं यूजुअली। ओके, आयनोस्फीयर, सो दीज आर लेयर्स। तो बेसिकली हम इसको क्लासिफाई कैसे करें? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। सो हाउ वी फाइंड द टेम्परेचर वेरिएशन व्हेन वी मूव फ्रॉम सरफेस टू द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपॉज तक। तो हमें यहाँ पे ये आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये ऐसे होता है बेसिकली। ओके, सो एज वी मूव फ्रॉम सरफेस टू ट्रोपोपॉज बट वी आर फाइंडिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो अगर यहाँ पे 100 डिग्री है तो ऊपर 90 होएगा, देन ऊपर 80 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 100 किलोमीटर, पर किलोमीटर सॉरी। सो आफ्टर एवरी किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज नॉर्मल लैब स्टेट। ओके, normal lab state. So in the troposphere what we are finding,
temperature is decreasing at 6.5 degrees Celsius per kilometer. Now, when we enter stratosphere, we find increase in temperature. यहाँ पे करें decrease, यहाँ पे करें increase in, as we move from this towards mesopause, so we find this increase in temperature. So increase in temperature with height. Then again we enter mesosphere, we find decrease in temperature. And in case of ionosphere, then again increase. So ये trend है basically. So basically अगर इसको ग्राफ पे बनाए तो ऐसा कुछ दिखता है. ये height और ये temperature. So it looks something like this. ये troposphere, stratosphere, mesosphere, and this ionosphere, thermosphere, whatever you want to call it. Okay. So troposphere में हमें क्या मिल रहा है basically? Temperature decrease हो रहा है with height. Okay. So temperature decreases till minus 20 degree Celsius ऐसे मान लो. Okay. Surface पे around 20 degree Celsius है. Then mesopause में again temperature increases. Okay. Then mesosphere में again decreases temperature. It reaches around minus 90 degree Celsius. And then ionosphere में again temperature increases. I hope your diagram clear. Any doubt in this? इसको हम ऐसे भी represent कर सकते हैं. Any doubt in this diagram? Any doubt in this diagram? Okay. Okay. So okay. So now properties अगर हम देखें, हम जितनी भी climatology पढ़ेंगे वो basically हम climatology में हमने क्या पढ़ना है? Climatic phenomena या you can say weather phenomena. तो जितने सारे अर्थ के क्लाइमेटिक एंड वेदर फिनोमिना होते हैं वो सब कहाँ हो रहे हैं? ट्रोपोस्फियर में. All climatic phenomena take place in this. So troposphere is important for us. बेसिकली हम क्लाइमेट में जितने वेदर फिनोमिना पढ़ने वाले हैं वो सब यहीं पर ही होते हैं. जो हम पढ़ेंगे आगे साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, जेट स्ट्रीम्स, then we'll study about air masses, whatever climatic phenomena we are going to study, all those phenomena basically occur in troposphere. Okay, so ये significance है troposphere की. Then actually जो troposphere है, although आपको ऐसे height दिख रही है, but actually troposphere की height actually कैसे है? It's like this. मतलब अगर ये इक्वेटर है और ये पोलर एरिया है, तो over the polar areas we find the height of troposphere is around 8 kilometer, and over the equator we find 17 kilometer. Reason being इक्वेटर है, वार्म एरिया है, हम आगे पढ़ेंगे. तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है कन्वेक्टिव करंट का. सो वार्म एयर एक्चुअली क्या होता है? व्हेन सम वार्म एयर इज प्रेजेंट, सो वार्म एयर व्हेन इट इज वार्म it becomes light, so it starts rising up. Okay, so such warm air which is rising, these are known as convective current. Okay, and when we have cold air, so cold air में हमें फिनोमेना दिखता है सबसिडेंस का. बेसिकली कोल्ड एयर ऑलवेज प्रेफर करेगा कि वो सरफेस के पास ही रहे. ओके, तो वो हमेशा सबसिडेंस शो करेंगे. बट वार्म एयर क्या लाइट एयर है वो हमेशा शो करेंगे, दे विल ऑलवेज राइज. ओके, सो एट इक्वेटर व्हाट वी फाइंड कन्वेक्टिव करंट मैकेनिज्म. तो इसकी वजह से जो ट्रोपोपोज की लिड है, इट एक्ट्स एज लिड, तो यहाँ पे थोड़ा बेंड हमें दिखता है. तो इसलिए दिस ट्रोपोपोज लाइक ट्रोपोपोज की हाइट इंक्रीज होती है. तो इन केस ऑफ पोलर एरियाज के वहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट है, सो व्हाट वी फाइंड सबसिडेंस ऑफ एयर. तो यहाँ पे नो सच एयर इज राइजिंग, तो इसलिए ट्रोपोपॉज की हाइट या ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो कम रहती है. ओके, क्लियर? एनी डाउट इन दिस?
ओके देन ट्रोपोस्फेयर का हमें सिग्निफिकेंस पता चलेगा बेसिकली ऑल वेदर फिनोमेना टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। ओके, ये सिग्निफिकेंस है। तो हमारी जितनी भी क्लाइमेटोलॉजी की स्टडीज होगी वो इसी ट्रोपोस्फेयर में कन्फाइंड होगी। ओके, सो नाउ वी हैव जितनी भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस पढ़ेंगे हम, विंड्स एंड ऑल। ओके, देन सेकेंड कॉन्सेप्ट इज मेसोस्फेयर, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये क्या 8, ये 17 किलोमीटर हाइट पे अप टू 50 किलोमीटर, सो अराउंड 20 to 25 किलोमीटर की हाइट पे वी फाइंड अ लेयर ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, ओजोन, तो ओजोन की सिग्निफिकेंस क्या है? इट ब्लॉक्स यूवी रेडिएशन, जो भी यूवी रेडिएशन आ रही है, सन की रेज आ रही है, यूवी रेज होती है, तो उसको ब्लॉक करता है। सो बेसिकली नॉट ब्लॉक प्लस फिल्टर्स इट। तो जो जो अर्थ के सरफेस पे यूवी रेज आ रही है वो क्या फिल्टर्ड है, विच इज नॉट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ओके, सो तो बेसिकली जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था स्ट्रेटोस्फीयर में, वो बेसिकली क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या कर रहा है? सन की रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस इज द रीजन वाई स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज दिखता है। ओके, क्लियर? एंड एंड एक और फिनोमेना है ओजोन होल, वो इन्वायरमेंट में पढ़ते हो। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ओजोन में गैप्स क्रिएट हो रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ओजोन होल। तो उस थ्रू दोस ओजोन होल्स ये यूवी रेस एंटर कर रही है अर्थ पे एंड इट इज कॉजिंग चेंजेस। ओके, बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है ओजोन होल का, थोड़ा आइडिया देता हूँ। ओजोन आपको पता है O3, ऑक्सीजन होता है O2, ओजोन O3। तो जो एक कन्वेक्टिव करंट है, आप देखो यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, देन हम रेफ्रिजरेटर्स यूज कर रहे हैं, फ्रिजेस यूज कर रहे हैं, देन एसी यूज कर रहे हैं। तो सच गैसेस एक्चुअली रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, जब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं आगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। सो बेसिकली क्या होता है, जो ये कन्वेक्टिव करंट राइज कर रही है, तो ट्रोपोपोज डजंट अलाउ these winds to cross and enter stratosphere. So basically these winds start spreading towards polar areas. Okay, तो जो ट्रॉपिकल एरियाज में, अब देखो जो फ्रिज है, एसी वगैरह हम कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज में, जहाँ पे गर्मी है। तो यहाँ से जो गैसेस रिलीज हो रही है CFC, तो कन्वेक्टिव करंट क्या कर रही है, इन CFCs को ट्रोपोस्फियर से लेके जा रही है, एंड देन these are carried over towards polar areas. अब polar areas में हाइट कम है, so what happens, एंड यहाँ पे ओके, सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो these due to low height of troposphere, these are in constant touch with stratosphere. तो यहाँ पे and also presence of cool areas. So what happens, these CFCs they enter stratosphere, and what we find, these chlorine gases जो CFCs है. Okay, so what happens, ozone plus these CFCs. So जो ozone molecule है, it starts breaking up into two, ozone and O2. तो ओजोन एंड O2 रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, ClO2 बनाएगा एंड सम ओजोन पार्टिकल स्प्रेड। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ओजोन कंज्यूम हो रहा है, तो ओजोन गेट्स डिप्लीटेड। तो इसलिए जो हमें ओजोन होल्स मिल रहे हैं, वो ओजोन हमें होल्स कहाँ मिल रहे हैं, हमें पोलर एरियाज पे मिल रहे हैं। आर्कटिक एरियाज अगर नॉर्थ पोल है, और साउथ पोल वाले एरिया में अंटार्कटिक। ओके, तो हमें ओजोन होल्स मिल रहे हैं आर्कटिक एंड अंटार्कटिक एरियाज। क्लियर? ओजोन होल डिप्लीशन कैसे हो रहा है? So basically, these chlorofluorocarbon gases are carried to polar areas through uh, through winds, which are blowing over the upper air troposphere, and then these gases enter stratosphere and they cause ozone depletion. I hope it clear. Ozone depletion हो कैसे रहे हैं? तो अंटार्कटिक, तो बेसिकली कहाँ पे हो रहा है, अंटार्कटिक एंड आर्कटिक एरियाज पे, पोलर एरियाज पे। एनी डाउट इन दिस? तो अभी जो मैंने कल कहा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कंट्रोल कर रहे हैं टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ CFCs।
तो इसकी प्रोडक्शन हमने कम कर दी है। इसके साथ एडिशनल आ गया किगाली अमेंडमेंट। तो अब तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओजोन होल है वो रिस्टोर हो रहा है। सो ओजोन होल है स्टार्टिंग रिस्टोरिंग। ओके, since last decade 2011 to 2020 ozone hole has started restoring। तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं इट इज अ सक्सेसफुल प्रोटोकॉल या एग्रीमेंट, जिसकी वजह से जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हो रहे हैं। ओके, बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये कि गाली अमेंडमेंट एनवायरनमेंट में देखोगे। ओके ओके, तो स्ट्रेटोस्फीयर की इंपॉर्टेंस पता चल गई। देन वी हैव मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर अप टू 80 किलोमीटर। इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली वही है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉरी डिक्रीजेस। ओके, देन वी हैव आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या क्या है आप लोग बताओ, सिग्निफिकेंस ऑफ आइनोस्फीयर इतनी बार पढ़ चुके हैं। यस, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। और क्या हमने आइनोस्फीयर में देखा था। यस, अरोरा फिनोमेना। तो ये सिग्निफिकेंस है आइनोस्फीयर की, बेसिकली रेडियो वेव्स एंड अरोरा फिनोमेना। तो आयंस प्रेजेंट होते हैं थ्रू दीज। बेसिकली क्या हो रहा है, अर्थ पे हम टार्स लगाते हैं, सपोज कम्युनिकेशन टार्स है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो गैसेस प्रेजेंट है वो आयन स्टेट्स में या प्लाज्मा स्टेट। सो थ्रू these stars we send signals and through this plasma state they get reflected, so radio communication takes place। Okay, and aurora phenomena आपको पता ही है, when solar wind center। clear? So this is a basically structure of atmosphere। any doubt in this whole structure process? इसके आगे क्या है बेसिकली, इसके आगे एक एक्सोस्फीयर बोलते हैं। वो एक्सोस्फीयर बेसिकली नथिंग बट जो अर्थ का एटमॉस्फेयर और स्पेस मर्ज हो रहे हैं। क्लियर? तो एनी डाउट इन द स्ट्रक्चर? एंड वन मोर थिंग, एक और, हाँ, आपने एक चीज नोटिस की होगी, इफ यू हैव एवर मतलब फ्लाइट्स प्लेन्स वगैरह में, तो देखा होगा जो प्लेन्स वगैरह फ्लाइट करते हैं, तो प्लेन दे ऑलवेज फ्लाई अबव क्लाउड्स, दे नेवर दे नेवर फ्लाई बिलो द क्लाउड्स। और अरोरा बता दूं? ओके, वन सेकेंड। अरोरा बेसिकली साइंस एंड टेक में बताया था, चलो बता देता हूँ फिर से सुनो लो। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो ये पोलर, नॉर्थ पोल एरिया, साउथ पोल एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ दिखती है। सो व्हाट हैपेंस, जो सोलर विंड्स आ रही है, देखो यहाँ से तो एंटर कर नहीं सकती बिकॉज मैग्नेटोस्फीयर इसे ब्लॉक कर रहा है। सो दे ट्राई टू एंटर थ्रू दिस नैरो चैनल, इसके थ्रू। ओके, सो सोलर विंड्स एंटर थ्रू दीस। तो व्हेन दे एंटर थ्रू दीस नॉर्थ, दीस पोलर एरियाज पे, सो नाउ व्हेन दे ट्राई टू एंटर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर। तो आइनोस्फियर में यहाँ पे बेसिकली जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर बेसिकली आयनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, सो व्हाट हैपेंस, जब हमने पढ़ा था एटम है, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज, अगर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू फोटॉन्स, सो व्हाट हैपेंस, इट मूव्स टू एक्साइटेड टू न्यू ऑर्बिट।
इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, और जो नॉर्मल ऑर्बिट है उसको नॉर्मल स्टेट. सो व्हाट हैपेंस व्हेन सोलर विंड कम्स. अब सोलर विंड क्या है, इट इज इन प्लाज्मा स्टेट. प्लाज्मा स्टेट बेसिकली नथिंग बट गैस है पर आयनाइज्ड है. Okay, ionized gas, so it is carrying some charge. So when solar winds interact with this gaseous molecules जो ionosphere में present है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा सोलर विंड की, एंड इट विल मूव टू सम एक्साइटेड स्टेट. तो वहां पे वो रोटेट करेगा अराउंड न्यूक्लियस, एंड आफ्टर सम टाइम क्या होएगा, when it tries to come back to its normal state, because हर चीज क्या होती है वर्ल्ड में, हर चीज ऑलवेज इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा. तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इसका नॉर्मल स्टेट. सो व्हेन इट ट्राइज टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट, इट विल रिलीज फोटोन. ओके, सो फोटोन के बेसिकली एक लाइट है. तो व्हेन फोटोन इज रिलीज, सो इट प्रोड्यूसेस सम लाइट, कलरफुल लाइट. ओके, सो वो कलरफुल लाइट बेसिकली जो मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं अरोरा. तो जो क्या कहते हैं, पोलर एरियाज पे होते हैं, जब आर्कटिक सर्कल वाला एरिया, अंटार्कटिक सर्कल वाला एरिया, तो यहाँ पे हमें हर रोज रात को या दिन में हमें क्या दिखेंगे, अरोरा फिनोमेना. इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस. इसमें इसमें नहीं होगी फोटो, जियोमॉर्फोलॉजी वाले नोट्स में देख लेना, उसमें अरोरा फिनोमेना. बेसिकली ये होता है अरोरा फिनोमेना. आई होप समझ आ गया. एनी डाउट इन दिस? कहाँ गया? मतलब आई होप क्लियर हो गया ना. ये है बेसिकली अरोरा फिनोमेना. तभी मैंने कहा था कि इसका एज अ मतलब टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है ये आइसलैंड ग्रीनलैंड वाला एरिया. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव. तो आइनोस्फीयर का ये क्लियर. एंड एक और चीज हाँ बता रहा था मैं, कहाँ गया. ओके, तो जो एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, द एरोप्लेन्स दे फ्लाई अबव क्लाउड्स. तो बेसिकली जो वेदर फिनोमेनास हो रहे हैं, तो क्लाउड्स भी यहीं पर ही फॉर्म हो रहे हैं ट्रोपोस्फियर में. जो भी वेदर के फिनोमेनास हमें ट्रोपोस्फियर में दिखते हैं, तो क्लाउड्स भी यहाँ फ्लाई फॉर्म हो रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस, तो ऑब्वियसली प्लेन क्लाउड्स में फ्लाई करेंगे तो दिखेगा नहीं. तो प्लेन्स यूजुअली फ्लाई ओवर इन दिस रीजन्स, स्ट्रेटोस्फियर. तो प्लेन यूजुअली यहाँ पे फ्लाई करते हैं. ओके, सो इन दिस रीजन बेसिकली प्लेन्स फ्लाई, बिकॉज यहाँ पे क्या कोई क्लाउड नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. ओके, क्लियर. और जो प्लेन में जैसे एक टर्म होती है टर्बुलेंस फील होना, जब प्लेन स्टार्ट शेकिंग, वो बेसिकली क्यों होता है, जब प्लेन थोड़ा सा लो हाइट पे अराउंड ट्रोपोस्फेयर की और स्ट्रेटोस्फेयर की बाउंड्री पे फ्लाई कर रहा था, तो यहाँ पे ना एक विंड फ्लो करती है, बहुत फास्ट विंड, जिनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स. तो बिकॉज ऑफ दो जेट स्ट्रीम्स जो प्लेन है वो थोड़ा सा शेक करता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंस. इट कॉजेज टर्बुलेंस. ओके, सो दिस इज रीजन वाई प्लेन्स फ्लाई ओवर फ्लाइंग स्ट्रेटोस्फेयर, बिकॉज वहाँ पे कोई वेदर फिनोमेना, कोई क्लाउड्स नहीं है. और जब हम प्लेन से फ्लाई करते हैं तो हमें क्लाउड नीचे दिखते हैं. ओके, एंड तभी देखना, जब हम प्लेन फ्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली दिस हैज टू क्रॉस थ्रू क्लाउड्स, एंड ऑल्सो जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है, तो तब हमेशा जब भी टेक ऑफ या लैंडिंग टाइम होता है प्लेन का, तब हमेशा वो शेक होता है थोड़ा सा. क्लियर. एनी डाउट? जहाँ से ज़्यादा हमें स्ट्रेटोस्फियर में हमें क्या मिल सकता है, सीरस टाइप ऑफ क्लाउड्स. सीरस टाइप ऑफ क्लाउड्स. ओके, वो हम पढ़ेंगे जब क्लाउड के टाइप्स. एनी डाउट इन दिस? क्लियर. दिस इज द बेसिकली बेसिक लेआउट ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर लेआउट. ओके, एंड एक और फैक्ट आपको पता चाहिए, प्रेशर, एक टेम्परेचर हमें पता चल गया. टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में, एटमॉस्फेयर में कैसे डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ डिक्लाइन हो रहा है या इंक्रीज, यहाँ डिक्लाइन या इंक्रीज, इसलिए ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर. और डिक्लाइन कैसे हो रहा है, नॉर्मल लैब स्टेट पे. सिमिलरली प्रेशर, प्रेशर डिक्लाइन होता है समथिंग लाइक दिस. मतलब एज वी मूव टुवर्ड्स दी हाइट,
pressure declines very fast. Okay, so pressure जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं प्रेशर डिक्लाइन हो रहा है. इसलिए रीजन बीइंग प्रेशर किससे लिंक्ड होता है? डेंसिटी से. तो जितनी सारी गैस मॉलिक्यूल्स है, मेनली सारे गैस मॉलिक्यूल्स हमें इस ट्रोपोस्फेयर लेयर के यहाँ पे कन्फाइंड मिलेंगे विद द 15 किलोमीटर्स. विद इन 15 किलोमीटर्स ऑफ हाइट हमें मोस्टली सारे गैसेस मिलेंगे. तो जहाँ पे गैसेस होंगे वहीं पर ही हमें क्या होगा, ज़्यादा वेट होएगा. तो इसलिए प्रेशर इज कन्फाइंड ओवर दीज एरियाज. जैसे ऊपर जाते रहेंगे वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लो, दे आर वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड. इट्स लाइक दिस. ओके, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है. तभी आप देखना जैसे हम हाइट पे जाते रहते हैं तो क्या होता है, ऑल्दो प्रेशर डिक्रीज होता है पर हमें टेम्परेचर फील नहीं होता. जैसे लद्दाख एरिया में जाओगे आप, वो तो लद्दाख एरिया, तो वहाँ पे देखना वो हाइट पे है. ओके, इट इज़ एट सम हाइट. अगर मैं यहाँ पे चंडीगढ़ हूँ मीन सी लेवल पे, यहाँ पे मेरे को फील हो रहा है 1013 मिली बार या पास्कल, 1 पास्कल. ओके, ये प्रेशर के वो है इससे यूनिट. पर जैसे हम लद्दाख पे जाते हैं अराउंड 4000 मीटर की हाइट पे या 5000 होएगा, जितना भी है, तो वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वहाँ पे ऑल्दो देखो प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए. तो प्रेशर भी कम है और टेम्परेचर भी कम है, पर हमें वो टेम्परेचर कम जो कूलनेस है, कोल्ड है, वो फील नहीं होता. वो क्यों नहीं फील हो रहा? हमें फील कब होती है ठंड? जब हमारी बॉडी के आसपास सॉरी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट सॉरी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, तब हमें जाके ठंड या गर्मी फील होती है. पर ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हाइट पे एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे स्प्रेड है, बहुत रेयरफाइड एयर बोलते हैं. तो एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है. ओके, एक एक गैस मॉलिक्यूल और दूसरे गैस मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बहुत है, तो हमारी बॉडी पे सिर्फ एक या दो ही टच हो रहेंगे. तो इसकी वजह से हम चाहे टेम्परेचर लो पर हम फील नहीं कर पाते लद्दाख में. तभी लद्दाख में लोग देखना टी शर्ट्स पहन के भी घूम लेते हैं. क्लियर? तो जैसे हाइट पे जाते हैं प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से वी डोंट फील लो टेम्परेचर. सिमिलरली जैसे अगर हम आइनोस्फीयर में जाएंगे, अगर आइनोस्फीयर वाला एरिया है तो वहाँ पे भी हमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. तो वहाँ पे भी अगर ऑल दो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, तो स्टिल वी डोंट फील, बिकॉज वहाँ पे भी एयर क्या रेरिफाइड एयर है. क्लियर? एनी डाउट इन दिस? दिस इज अ ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी. मतलब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, आप बहुत चीज़ें नेचर की चीज़ें समझना स्टार्ट कर दोगे. ओके, हर चीज़ मतलब हमारी लाइफ की हर चीज़ देखना, मतलब ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हैं. हमारे थिंकिंग प्रोसेस, एवरीथिंग. जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी ज्योग्राफी से लिंक्ड है. देन आई आर पढ़ेंगे हम, आई आर भी ज्योग्राफी से लिंक्ड है. इन्वायरमेंट इज लिंक टू ज्योग्राफी. एवरीथिंग इज लिंक टू ज्योग्राफी एक्सेप्ट पेपर 2 जो पॉलिटी गवर्नेंस वाला पार्ट है. ओके, okay, so I hope we are clear. So now our next topic would be temperature distribution. Atmosphere को लिया. Now we'll study about temperature distribution, or you can say temperature topic. Okay, so now first insolation आपको पता है, this is incoming solar radiation. So what happens, ये so what happens, सन की रेज आ रही है, इंसोलेशन, सो इट रीचेस अर्थ सरफेस. तो जब अर्थ सरफेस पे these sun rays reach, so these sun rays interact with the earth surface and it increases and it produces heat. Heat produce करे, heat is nothing but form of energy. So it produces heat on the earth surface and it leads to increase in temperature of this surface जहाँ जहाँ पे sun rays हो रही है. तो basically temperature is nothing but
measure of, or you can say measure of degree of coldness or hotness of surface. This is basic definition of temperature. Or you can say it measures heat. और heat क्या है? Heat is nothing but form of energy. Suppose this is an object, इसमें particles present है. Okay. So अब ये particles एक ये है और एक object ऐसा है. Okay. These are tightly packed. So now what is happening? जो ये वाले particles है, they can easily move. They can easily move because gaps है, so they have more energy. जो ये वाले particles है, they can't move because tightly packed, so they have less energy. So this is basically, तो एनर्जी इसी को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? हीट की फॉर्म में. ओके, हीट इज बेसिकली नथिंग बट, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, तो लूजली पैक्ड है, पर जब हम इसको बॉयल करते हैं, हम क्या करें, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या और हीट आ रही है, तो हमें क्या मिलता है? गैसियस स्ट्रक्चर मिलता है, वाटर वेपर. तो वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं उसमें गैस मॉलिक्यूल्स. तो बेसिकली हम हर पार्टिकल में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या हीट. ओके, सो बेसिकली सनरेज की फॉल से क्या हो रहा है? सरफेस में हीट प्रोड्यूस हो रही है, और उस हीट को कैसे मेजर करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर. ओके, क्लियर? ओके, सो नाउ ओके, जो इंसोलेशन आ रही है, अब देखो अर्थ का सरफेस है, हमें पता है अर्थ कैसे टिल्टेड है, राइट? इट इज समथिंग लाइक दिस. ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, तो यार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, 66.5, ये पोल. सिमिलरली यहाँ पे एंड सन की रेज आ रही है. तो देखो जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन बेसिकली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया होता है, वहाँ पे 90 डिग्री पे फॉल हो रही है. ओके, 90 डिग्री पे. और जो बाकी एरिया है वहाँ पे वो किसी एंगल पे आ रही है. इट इज मेकिंग सम एंगल. सो बेसिकली जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो वेरी करता है अर्थ के सरफेस पे. तो पूरा अर्थ का सरफेस है, दिस होल अर्थ का सरफेस, बट जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो सन की रेज आ रही है, वो उसकी अमाउंट और इंटेंसिटी कितनी है वो वेरी करती है हर सरफेस पे. तो सेम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज नॉट फॉलिंग ओवर ऑल द प्लेसेस. सो बेसिकली ये हमने कल भी देखा था, समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस वाला केस. तो बेसिकली व्हाट आर फैक्टर्स which determine amount of insolation? Okay, so first factor is latitude, or you can say angle of sun rays. Okay, तो angle of sun rays डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ चाहे. इसमें है नहीं. ओके, सो एंगल ऑफ सन रेज. सो बेसिकली कैसे इम्पैक्ट हो रहा है? अब देखो अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, सो व्हाट इज हैपनिंग? ओके, तो सन की रेज आ रही है, तो सन की रेज देखो 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे इट इज फॉलिंग एट 90 डिग्री. तो देखो किसी रीजन पे अगर कोई सनरेज डायरेक्ट आ रही है तो ऑब्वियसली इसी एरिया में कन्फाइंड होगी, तो इट इज कंसंट्रेटेड. तो जितनी सारी एनर्जी लेके आ रही है वो सारी इसी एरिया में कन्फाइंड है. ओके, पर ओवर दिस इट इज फॉलिंग एट सम एंगल, सिमिलरली पोल पे सम एंगल पे. तो अब देखो कोई सनरेज इसी पॉइंट से किसी एंगल पे आ रही है, तो क्या हो रही है? अब देखो ये वाली जो सनरेज है इट इज कवरिंग लार्ज एरिया बिकॉज स्कैटरिंग भी होगी. स्कैटरिंग हुई तो ये थोड़ी सी ऐसे स्प्रेड होगी. सो इट इज, सो दिस सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लेके आ रही है सनरेज, बट इट इज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, इट इज डिफ्यूज. सो व्हाट इज हैपनिंग? जो इस एक पॉइंट पे 100 यूनिट्स आ रहे थे
पर यहाँ पे सपोज ये 10 एरियाज में डिवाइडेड होगी, तो एक एरिया पे 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आ रही है, राइट? तो जैसे एंगल ऑफ सनरेज इंक्रीज होता है, सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, ऑल्दो सनरेज इज कमिंग, बट ड्यू टू डिफ्यूजन और स्कैटरिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, लेस कंसंट्रेटेड एनर्जी इज प्रेजेंट, लेस कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जो ये वाला एरिया है इसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, पर इस वाले एरिया का बिकॉज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम इंक्रीज होएगा। क्लियर? तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, एंगल ऑफ सनरेज। सो सो एट डिफरेंट लैटिट्यूड डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन फॉल्स। इतना क्लियर? एनी डाउट इन दिस? देन सेकंड फैक्टर कैन बी latitude, then distance between sun and earth। अब हमें पता है पेरिहेलियन पोजीशन पे अर्थ पास है सन के, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सनरेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस रीजन। एपीलियन पोजीशन, एपीलियन कब होता है, जुलाई 4 और ये जैन 3। क्लियर? देन थर्ड फैक्टर और क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। ये अर्थ है, सपोज यहाँ पे क्लाउड्स प्रेजेंट है, तो सनरेज आ रही है, तो क्लाउड क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। तो जहाँ जहाँ क्लाउड्स प्रेजेंट है वहाँ वहाँ रिफ्लेक्शन होगी, तो ऑब्वियसली ओनली सम अमाउंट ऑफ सनरेज विल फॉल, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगी, पर जहाँ पे क्लाउड प्रेजेंट है वहाँ पे पूरी 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आ रही है, इंसुलेशन। सो ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर विल ऑल्सो इफेक्ट। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? देन ऑल्सो फोर्थ कैन बी ड्यूरेशन ऑफ डे। अब देखो हमने कल पढ़ा था, जैसे इक्वेटर से हम पोलर की तरफ जाते हैं तो लेंथ ऑफ डे इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ डे और नाइट। सपोज समर सॉलिस्टिस कंडीशन है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो ऑब्वियसली डे टाइम इंक्रीज हो रहा है, इक्वेटर पे 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट, और यहाँ तक क्या इंक्रीज हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, और इक्वेटर तक पहुँचते पहुँचते क्या हो रहा है, 6 मंथ्स डे टाइम। तो यहाँ पे देखो 6 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली डे क्या आ रही है, इंसोलेशन आ रही है, 6 महीने हर रोज हर सेकेंड सनफॉल हो रही है, और यहाँ पे सिर्फ 12 आवर्स के लिए हो रही है। तो ऑब्वियसली ये भी एक फैक्टर रहेगा जो इंसुलेशन, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इम्पैक्ट कर रहा है। एनी डाउट इन दिस? देन लास्ट फैक्टर वी हैव नेचर ऑफ स्लोप। नेचर ऑफ स्लोप बेसिकली मीन्स जो स्लोप क्या कहते हैं सन को फेस कर रहा है वहाँ पे इंसुलेशन आएगी और बैक साइड पे कम होगी। दिस इज द रीजन कि क्यों अगर हम हिमालयास देखें, हिमालयस कैसे रन कर रही है, ऐसे रन कर रही है, ऐसे माउंटेन्स है। तो ये वाली जो ये वाली स्लोप है, ये कौन सी है, नॉर्थ स्लोप ऑफ हिमालयास, और ये वाली स्लोप है सदर्न स्लोप। पर जो हमें सेटलमेंट्स मिलेंगे या कोई भी एक्टिविटीज हो रही है ह्यूमंस की, वो सदर्न स्लोप पे ही मिलेगी, या इसकी इस रेंज की भी सदर्न स्लोप, नॉर्दर्न स्लोप पे बहुत कम मिलेंगे। रीजन बीइंग, देखो सनराइज कर रहा है तो सन की रेस कहाँ फॉल हो रही है, सदर्न स्लोप पे हो रही है। जो ये वाली स्लोप है बैक साइड नॉर्दर्न स्लोप, ये क्या है, लीवर साइड पे है, मतलब यहाँ पे सन नहीं फेस कर रहा। तो देखो ये जो ये सदर्न स्लोप नॉर्दर्न स्लोप, तो सदर्न स्लोप सन को फेस कर रहा है, नॉट नॉर्दर्न स्लोप। ओके, तो इसलिए जो जितने सारे घर वगैरह वो यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर? जितने सारे हिली एरियाज पे सिटीज हैं कभी नॉर्दर्न स्लोप पे ही मिलेंगे, और यहाँ पे वही लो रेनफॉल, ट्रीज भी नहीं प्रेजेंट होते, ट्रीज हमें मिली इसी साइड मिलेंगे। ओके, सो दिस इज अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। सो नाउ क्वेश्चन कम्स, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। मुझे याद नहीं कि एनसीईआरटी में मेंशन है या नहीं ये चीज, देख लेना, अगर नहीं होगा तो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फिर। तो अब देखो जब सनरेज पहुंच गया, हमें पता है सनरेज वेरी कर रहा है, फिर लैटिट्यूड
duration of the distance between sun and earth, and transparency of atmosphere. Now, when this amount of insolation is reaching, this will interact with the earth's surface and it will produce heat. Okay, it will produce heat and it will produce temperature. So now what we find, तो अभी हमने पढ़ा सरफेस और अर्थ का सरफेस, तो अभी कितनी इंसुलेशन आ रही है, किस एरिया में कितनी आ रही है. ओके, सो नाउ फर्दर दिस इंसुलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद द अर्थ सरफेस. ओके, अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है, प्रोड्यूसेस हीट, और वो उसको मेजर करती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. तो नाउ विल स्टडी अबाउट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन over the earth surface. So apart from the amount of insolation, there are other factors also which affect, क्या कहते हैं, temperature distribution. Okay, so now okay, so now question comes, factors affecting temperatures. Okay, the first factor is latitude. तो latitude वाइज अभी हमने देखा, amount of insolation decreases as we move from equator towards pole. Okay, so basically we can say, comfortably we can say, the amount of basically temperature decreases as we move from equator towards pole. Okay, this is general pattern, but इसमें भी एक anomaly है, exception है. Exception being, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा मान के चल लो, इक्वेटर और ये जो ट्रॉपिकल बेल्ट है. सो व्हाट वी फाइंड, जो इक्वेटर वाली बेल्ट है, यहाँ पे हमें क्लाउड्स मिलते हैं. जो ट्रॉपिकल बेल्ट है, दीज आर क्लाउडलेस. अभी बस ये मान के चलो होता है ऐसा. ओके, रीजन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, अभी नहीं. हम आई कैन एक्सप्लेन. तो क्लाउड्स की वजह से क्या हो रहा है, जो यहाँ पे इंसुलेशन आ रही है, और ट्रॉपिकल एरिया में हमें पता था कि यहाँ पे 90 डिग्री पे आ रही है, 90 डिग्री पे इंसुलेशन आ रही है, हाई अमाउंट ऑफ इंसुलेशन प्लस क्लाउड्स प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है. और जो इक्वेटर है, वहाँ पे किसी एंगल पे फॉल करिए सनरेज, और साथ साथ प्रेजेंस ऑफ क्लाउड, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली, अगर ट्रॉपिकल से कंपेयर करें, यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिलेगा रिलेटिवली. ओके, सो दिस इज वन एक्सेप्शन. सो बेसिकली हमें जनरल ट्रेंड पता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, बट मैक्सिमम टेम्परेचर इज फाउंड एट ट्रॉपिकल एरियाज. रीजन आपको पता है. सेकेंड फैक्टर कम्स ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड मैंने बताया था कि अगर ट्रोपोस्फियर वाले ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे हमने एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया था, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर. तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एज वी मूव अप, स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज हो रहा है, मेसोस्फियर में डिक्रीज, आइनोस्फियर में डिक्रीज. वो डायग्राम था ये वाला. ओके, -80, ये -30 लगा लो, ये 20 डिग्री. ओके, ये वाला डायग्राम, ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड. कितना क्लियर? एनी डाउट इन दीज टू? Any doubt in these two? Okay, so next we have latitude, altitude. Then third factor that determines distribution of water and land. ये भी टेम्परेचर को इफेक्ट करता है. बेसिकली कैसे, अब देखो कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है. ओके, ये क्या, ओशन एरिया, ये कॉन्टिनेंट एरिया. तो अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, जो लैंड एरिया होता है, अब लैंड एरिया में बेसिकली सनरेज आ रही है, तो
वो सिर्फ पेनिट्रेट करेगी लैंड एरिया में अप टू 3 फीट ओनली। जो सनरेज आ रही है सिर्फ 3 फीट तक वो सनरेज पेनिट्रेट करेगी और वार्म करेगी उस एरिया में। ओके, पर इन केस ऑफ वाटर व्हाट हैपेंस, जो सनरेज आ रही है वो पेनिट्रेट करती है अप टू 200 मीटर। ओके, तो अब देखो 200 मीटर में है तो जो सनरेज आ रही है वो जो एनर्जी लेके आ रही है वो अप टू 200 मीटर एरिया तक वो एनर्जी प्रोवाइड करे, और यहाँ पे सिर्फ 3 फीट तक। तो लैंड एरिया क्या है, लैंड एरिया इट गेट्स क्विकली वार्म, और जो वाटर एरिया है वो स्लोली वार्म होता है, बिकॉज जो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो 200 मीटर डेप्थ तक डिफ्यूज है। सो ऑब्वियसली जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसको और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे और सनरेज आएगी धीरे धीरे पानी गर्म होता है। ओके, एनी डाउट इन दिस? इट गेट्स स्लोली वार्म एंड तभी देखना जब हम इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हो जो अप टू 200 मीटर वाला जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटिक जोन, कि वहां तक लाइट प्रेजेंट है। उसके नीचे जो होता है एफोटिक जोन। तो आप बिलो 200 मीटर अगर आप ओशन या सी एरिया में जाओगे तो वो अंधेरा ही दिखेगा, पूरा डार्क, क्योंकि लाइट सिर्फ 200 मीटर तक ही पेनिट्रेट करती है। ओके, आई होप ये क्लियर कि इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर लैंड तो लैंड गेट्स क्विकली वार्म एंड ऑल्सो लैंड रात को क्विकली इट लूजेस हीट। वाटर गैस स्लोली हीट अप होता है एंड स्लोली हीट रिलीज करता है। ओके, तभी देखना डेजर्ट एरिया में क्या होता है, डेजर्ट एरिया में लैंड एरिया है तो सनरेज आ रही है तो वहाँ पे बहुत जल्दी वार्म वो हॉट हो जाता है, तभी दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, और रात को क्या होएगा, यही लैंड बहुत जल्दी हीट रिलीज कर देगा। सो व्हाट हैपेंस, एकदम से टेम्परेचर डिक्लाइन डेजर्ट एरियाज में, तो क्या होता है टेम्परेचर फॉल्स टू 5 डिग्री और 10 डिग्री सेल्सियस। तो तभी डेजर्ट में क्या होता है, रात को ठंड बहुत लगती है। एनी डाउट इन दिस? तो हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन लैंड ऑल्सो इफेक्ट्स, तो बेसिकली अब देखो इक्वेटर लाइन कहाँ से आ रही है, इक्वेटर ऐसा कुछ जाता है। ओके, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। सो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो वाटर कॉन्टिनेंट पर, कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा है, देखो कॉन्टिनेंट का साइज कितना बड़ा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पर सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो देखो ये पूरा अर्थ है, तो इसमें देखो अराउंड 80% वाटर है, सिर्फ कुछ पोर्शन लैंड है, ओनली फ्यू पोर्शन इज लैंड, पर वाटर की डोमिनेंस ज़्यादा है। पर यहाँ पे अगर देखें लैंड वाटर की अगर हम रेशियो देखें तो सॉरी हाँ, तो यहाँ पे लैंड का साइज भी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन लैंड भी अफेक्ट करती है टेम्परेचर में। तो जहाँ पे वाटर रहेगा वहाँ पे हमें क्या दिखेगा, स्लो राइजिंग टेम्परेचर। पर लैंड की केस में हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर मिल सकते हैं, क्योंकि इट क्विकली अब्सॉर्ब्स हीट एंड क्विकली लूजेस हीट। तो हमें बेसिकली क्या दिखता है, सपोज इंडिया ही है, ओके इंडिया है, तो कोस्टल एरियाज में क्या होएगा, देखो दिस इज इंडिया का ये वाला पार्ट वाटर से सराउंडेड है। सो व्हाट वी आर सीइंग, जो वाटर है वो धीरे धीरे वार्म अप होता है। ओके, सो विंटर टाइम में क्या, सपोज विंटर टाइम है, सो व्हाट इज हैपनिंग, जो वाटर है वाटर हीट रिलीज भी धीरे धीरे करता है, मतलब इस वाटर का जो टेम्परेचर वो मॉडरेट रहेगा, वो हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही रहेगा। तो जो लैंड एरिया वाटर के आसपास है तो वहाँ पे उस बिकॉज वाटर का इफेक्ट दिखेगा, तो इसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर दिखेगा। बिकॉज क्या होएगा, अगर देखो ये टेम्परेचर 20 डिग्री है तो सम वार्म विंड विल ब्लो फ्रॉम, जिसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, सो वार्म विंड ब्लोज फ्रॉम वाटर टू कोल्ड दिस कोस्टल एरियाज, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोस्टल एरियाज का भी टेम्परेचर वार्म रहेगा। पर देखो अब यहाँ पे अगर सपोज ये चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में क्या, यहाँ पे सिर्फ लैंड है, सिर्फ लैंड एरिया से लैंड एरिया के आसपास है। सो व्हाट विल हैपन विंटर्स के टाइम में, बिकॉज लो टेम्परेचर है तो सरफेस एरिया बहुत क्विकली हीट रिलीज करेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलता है चंडीगढ़ में, इट फॉल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। पर कोस्टल एरिया में क्या है, चाहे यहाँ पे विंटर्स है पर स्टिल
temperature is around 15 to 20 degree Celsius only because of moderate impact of water. ओके अब इसी एरिया में गर्मियों में क्या होएगा, चंडीगढ़ में तेज धूप होएगी, तो धूप की वजह से क्या हीट एब्सॉर्ब करेगा लैंड, जिसकी वजह से टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच जाता है चंडीगढ़ में। पर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे एरिया चाहे समर्स भी होगी, समर्स में चाहे टेम्परेचर इंक्रीज 30 डिग्री हो रहेगा, पर 30 डिग्री नहीं छोड़ेगा बिकॉज वाटर क्या है, जो उसके सराउंडिंग एरिया है वाटर, बिकॉज वाटर धीरे धीरे एब्सॉर्ब कर रहा है हीट, तो वाटर का टेम्परेचर अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस होएगा। तो व्हाट विल हैपन, कूल एयर विल स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स लैंड। तो जो कोस्टल एयर में कूल एयर आ रही है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर 30 की जगह फॉल डाउन होगा, 25 तक पहुंच जाता है। तभी मुंबई में हमेशा पूरे साल टेम्परेचर रहता है 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस। पर चंडीगढ़ में क्या रहता है, सर्दियों में 10 पहुंच जाएगा और विंटर्स में 40, एक्सट्रीम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ लैंड। तो टेम्परेचर पे इम्पैक्ट लैंड एंड वाटर की वजह से भी पड़ता है। ओके क्लियर, कहाँ गया, कहाँ लिखवा रहा था, क्लियर। ओके ये 3 फैक्टर्स के, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। एनी डाउट इन दिस? Any doubt in this? Okay. Similarly, what we find another factor is another factor affecting temperature distribution is uh, prevailing wind, or you can say wind, and then fifth हम पढ़ते हैं ocean currents. Okay, and sixth हम पढ़ते हैं aspects of slope. So अब देखो, अभी बस ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी मैं जो बताऊंगा बस मान लो होता है, ओके क्योंकि अभी हमने ओशनोग्राफी पढ़ी नहीं और अभी हमने क्लाइमेटोलॉजी पूरी पढ़ी नहीं है, ओके तो बस अभी थोड़ा सा मान लेना कि ऐसा होता है। सो व्हाट वी फाइंड, आई होप आपने ये सब देख लिया जो मैंने कहा था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास करती है, एंड इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स, इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से, सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्री से। आई होप आपने ये देख लिया था एटलस में, तो सभी मेरे पास एटलस है नहीं, अगर ऑफलाइन होता तो बता देता हूँ। चलो एनीवेज ओके, क्या बताना था, कोई भी प्रॉब्लम है एटलस में पूछ लेना मुझसे। ओके हाँ, प्रिवेलिंग विंड्स बेसिकली एक पैटर्न होता है, ओके ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 60 डिग्री लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 30 डिग्री मान लो, 0 डिग्री, 30, 60, ओके। सो हम एक विंड का पैटर्न होता है, वी हैव अ पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। सो some winds blow in this direction, trade winds, इनको हम trade winds बोलते हैं, which originate from tropic of Cancer towards the equator, and then similarly we have another set of winds, इनको बोलते हैं westerlies. So now what happens, these winds also affect the temperature of the region. कैसे, देखो ये winds जो westerlies blow कर रही है, ये tropical area से जा रही है, तो ये यहाँ से heat, because ये warm area है, तो westerlies क्या है, warm है, तो warm winds are blowing in this direction towards colder areas. तो जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में वार्म विंड्स जा रही है ये, तो ये क्या करेगी, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, ओके। सिमिलरली जो कोल्ड
पोलर एरिया से जो विंड्स आ रही है, पोलर ईस्टर्लीज, तो ये कोल्ड विंड्स आ रही है। तो कोल्ड विंड्स जहाँ जहाँ जिस एरिया पे स्ट्राइक करेगी, तो उस एरिया का ये क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे। ओके, एक ये हमें पैटर्न मिलता है। सो विंड्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इन अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द रीजन। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वी से कि winds which are blowing from low latitude areas towards high latitude areas, so basically it leads to increase in they carry heat from low latitude region to high latitude regions, because ये वाले एरियाज कोल्ड है, ये वार्म है, तो बेसिकली वार्म एरिया से कोल्ड एरियाज में हीट लेकर जा रही है। ओके, okay, so this helps in basically this prevents this area to get too much cold या फ्रोजन कंडीशन से प्रिवेंट करती है, and also this prevents a tropical area to become too hot. तो बेसिकली हीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो विंड्स ऐसे हेल्प कर रहे हैं। देन सिमिलरली वी हैव ओशन करंट्स। ओशन करंट्स हम ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे, अभी बस जो कह रहा हूँ बस मान लो। सो वी हैव यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट, ये गल्फ स्ट्रीम, क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम। देन यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ओके, सो अब देखो ये जो वार्म वाटर करंट जा रही है, तो ये वार्म है। ओके, और ये कोल्ड एरियाज, तो जहाँ जहाँ पे वार्म करंट जा रही है, तो वो क्या करेंगे, उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। ओके, सिमिलरली कोल्ड विंड्स, कोल्ड ओशन करंट्स आर कमिंग। ओके, तो जहाँ जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स आ रहे हैं, जैसे ये वाली कोल्ड ओशन करंट होती है कैनरीज करंट। सो जो कैनरीज करंट जिस कोस्ट लाइन्स पे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस एरिया का टेम्परेचर डिक्लाइन कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट आती है लैब्राडोर करंट, तो वो क्या करेंगे, इस नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेचर डिक्लाइन कर देंगे। सो दिस इज हाउ ओशन करंट्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल in influencing the temperature of the region. Okay, don't worry, ये currents हम सारी करेंगे अच्छे से। Okay, clear in this? Any doubt in this? Similarly, जो लास्ट पार्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप, वो बेसिकली क्या है, जो जो फेस ऑफ स्लोप सन को फेस कर रही है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जो ये वाली स्लोप है, यहाँ पे ऑब्वियसली सन रेज नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, कोल्ड होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा। ओके, एनी डाउट इन दिस? Any doubt in these factors which are determining temperature? Any doubt in these? Please do let me know. ना फिर चले हम आगे। Okay, so on the basis of these हम क्या बनाते हैं, basically we'll see how temperature is distributed over the earth. तो यही फैक्टर्स याद करना बस, प्रिवेलिंग विंड्स, ओशन करंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। तो ओवर द अर्थ सरफेस वी फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर लाइक दिस। मैं आपसे दिखा देता हूँ। तो हम बेसिकली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दो लेवल पे देखते हैं, मैंने कल भी कहा था, स्पेशियल एंड टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या हो गया, हम तो वो कंसिडर करते हैं जब समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस, तो वो कब होते हैं, जैन एंड बेसिकली दिसंबर, या जैन मान लो, जैन एंड जुलाई। ओके, ये दो मंथ्स हम कंसिडर करते हैं। एंड स्पेशली कैसे ओवर द डिफरेंट स्पेस टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो फर्स्ट विल सी जनवरी का मंथ। तो जनवरी के मंथ में क्या होता है, बेसिकली देखो एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था मैप, इसी में बनाता हूँ। एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था, अगर हम सारे फैक्टर्स भूल जाए, तो एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था ट्रेंड, कि इक्वेटर है, सपोज इक्वेटर पे टेम्परेचर 30 डिग्री, और ये क्या जनवरी, तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे विंटर सोलिस्टिस है, और यहाँ पे गर्मी है, समर साउथ में। सो व्हाट यू आर फाइंडिंग, तो यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए था
इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए थी लैटिट्यूड वाइज, अगर सिर्फ लैटिट्यूड का फैक्टर डिटरमाइन कर रहा है स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए। ओके 30 20 10 5 0 -10 -20 कैसे डिक्लाइन होना चाहिए टेम्परेचर। और सिमिलरली साउथ में कैसा होना चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज, बिकॉज समर सॉलिस्टिस है तो 20 एंड जनरल ट्रेंड तो ऑब्वियसली डिक्रीज होएगा पोलर एरियाज में 10 0, पर यहाँ पे कम डिक्रीज है। यहाँ पे नॉर्थ पोल एरिया में क्या टेम्परेचर है -50 पहुंच गया, पर यहाँ पे बिकॉज समर्स है तो क्या साउथ पोल में हमें 0 डिग्री के आसपास मिल रहा है। एक्चुअल ट्रेंड ऐसा होना चाहिए था, बट हमें एक्चुअल ट्रेंड ऐसा नहीं मिलता टेम्परेचर का, हमें कैसा मिल रहा है समथिंग लाइक दिस। ओके एक और टर्म होती है आइसोथर्म। तो आइसोथर्म होती है दीज आर प्लेसेस हैविंग सेम टेम्परेचर, प्लेसेस विद सेम टेम्परेचर। तो ये जो मैप में लाइन्स है ये बेसिकली दिखा रहा है कि हर प्लेस पे सेम टेम्परेचर है और कितना है -12.5 डिग्री 20 डिग्री। तो आइसोथर्म्स है, तो आइसोथर्म्स को हम यूज करके हम क्या बनाते हैं, we basically prepare टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब देखो अब ये मैप कैसा है। ओके सो नाउ स्पेस टेम्पोरल, पहले हम कंसिडर किए जनवरी वाला टाइम। ओके तो जनवरी में क्या है, यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस है और ये समर्स है यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है विंटर्स है। ओके सो विंटर्स है, सो बट वी फाइंड, अब देखो सेकेंड फैक्टर याद रखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब सपोज देखो विंटर्स का टाइम है, तो विंटर्स का टाइम है तो ऑब्वियसली जो लैंड वाला एरिया है, ओके इसको ऐसे मान लो, देखो ये इक्वेटर ये पोल। तो अब देखो अगर देखो लैंड एरिया है ओके लैंड पे एरिया सपोज ये लैंड ये वाटर। ओके तो लैंड एरिया में देखो सपोज ये डिफरेंट लैटिट्यूड्स है, सपोज इस लैटिट्यूड पे यहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके तो अगर हम इसी सेम लैटिट्यूड पे जाए तो अब देखो वाटर में क्या है, वाटर हमें पता है वाटर हीट धीरे एब्सॉर्ब करता है, उसमें एनर्जी ट्रांसफर बहुत धीरे धीरे होता है। ओके तो वाटर में हीट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसी सेम लैटिट्यूड पे इस पॉइंट पे वाटर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कुछ ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 10 से ज़्यादा, सपोज 20 समथिंग होना चाहिए। क्लियर, बिकॉज जो लैंड एरिया वो जल्दी हीट अप या जल्दी हीट लूज कर रहा है, पर वाटर क्या धीरे धीरे करता है, तो कंपैरेटिवली वाटर क्या होगा, वाटर वार्म होएगा और लैंड क्या होएगा कूल होएगा, अगर विंटर्स का टाइम विंटर्स की बात कर रहे हैं। ओके तो जैसे इक्वेटर, अब हमें पता है इक्वेटर से पोल की तरफ जाते तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो जो 10 डिग्री वाला सेल्सियस वाला वाटर का पॉइंट है वो कि पोलवर्ड डायरेक्शन में होएगा, जो अगर इक्वेटर तरफ जा रहे तो यहाँ पे 30 डिग्री होएगा। राइट, इतना क्लियर। तो अगर हम आइसोथर्म बना रहे हैं, आइसोथर्म क्या है, प्लेसेस ज्वाइनिंग हैविंग सेम टेम्परेचर। तो अगर हम लैंड पे से स्टेट जा रही थी हर पॉइंट पे 10 डिग्री सेल्सियस, पर वाटर में 10 डिग्री सेल्सियस का मिल रहा है हमें ऊपर। तो बेसिकली जो जो ये आइसोथर्म है ये कहाँ पे बेंड हो रही है, अगर हम पोल की तरफ बेंड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोलवर्ड डायरेक्शन, या बोल दो टूवर्ड्स पोल। अगर इक्वेटर वर्ड की तरफ बेंड हो रही थी इक्वेटर वर्ड, या बोल दो टूवर्ड्स इक्वेटर। तो जो आइसोथर्म है वो बेंड कहाँ पे हो रही है, अगर हम लैंड से वाटर की तरफ जा रहे हैं तो इक्वेटर वर्ड बेंड हो रही है ड्यूरिंग विंटर्स। ओके सिमिलरली अगर हम केस देखें वाटर के केस में, ये वाटर ही लैंड, सपोज वाटर का यहाँ पे एक सेम लैटिट्यूड है, तो वाटर का यहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, अभी विंटर्स की बात कर रहे हैं। ओके और ये लैंड, तो पर हमें पता है लैंड पे अगर ये 10 डिग्री है तो लैंड ज़्यादा कोल्ड रहेगा 5 होएगा, तो लैंड पे 10 डिग्री ऑब्वियसली ज़्यादा टेम्परेचर इधर की मिलेगा लैंड पे टूवर्ड्स इक्वेटर। तो अगर आइसोथर्म ऐसे बन रहा है, सो क्या हो रहा है, इट बेंड्स टूवर्ड्स इक्वेटर। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग ट्रेंड as we move during winters,
as isotherm moves from land towards water, it bends equatorwards. Okay, sorry, polewards. Sorry, my bad. Polewards. And when we are moving from water towards land, तो वहाँ पे बेसिकली कैसे बेंड आ रहा है? टुवर्ड्स इक्वेटरवर्ड्स. ओके. सिमिलरली अगर हम समर्स की केस में देखें, तो समर्स की केस में क्या होएगा, इसी से ही समझे. तो समर्स की केस में क्या हो रहा है? सेम लैटिट्यूड, सपोज लैंड से वाटर की तरफ जा रहे हैं, तो लैंड बहुत जल्दी हीटअप हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, पर जो वाटर है वो धीरे हीटअप होएगा, तो वहाँ पे अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस होएगा. तो 20 कहाँ मिलेगा हमें? टुवर्ड्स इक्वेटर. तो समर्स में अगर हम लैंड से वाटर की तरफ जा रहे हैं, तो बेंड कहाँ पे आ रहा है? इक्वेटर वर्ड्स. सिमिलरली वाटर टू लैंड जाएंगे तो बेंड कहाँ आएगा? पोल वर्ड्स. तो यही कॉन्सेप्ट याद रखो. और देखो, जनवरी है तो क्या है? विंटर्स का टाइम है. तो मैंने कहा था लैंड से वाटर की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? पोलवर्ड बेंड. और वाटर से लैंड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इक्वेटर पर बेंड. तो देखो यहाँ पे, अब देखो ये लैंड और ये वाटर, तो लैंड से वाटर की तरफ, तो देखो बेंड कहाँ पे आ रहा है? टुवर्ड्स पोलवर्ड्स. ओके. सिमिलरली टुवर्ड्स पोलवर्ड्स. और सिमिलरली अगर हम वाटर से लैंड जा रहे हैं, तो बेंड देखो कहाँ आ रहा है? इक्वेटर वर्ड्स. बस आपको देखो ये पूरा मैप नहीं ऐसे याद रहेगा. आपको बेसिकली मैप कैसे बनाना है? छोटा सा मैप बनाना है. अगर आता है क्वेश्चन, कॉन्टिनेंट्स बनाए, तो आपके बस हल्का सा दिखना चाहिए आपके मैप में कि ऐसे बेंड हो रहा है, ऐसे बेंड आ रहे हैं, बस हल्का से ऐसे दिखना चाहिए. आपको एग्जैक्टली ऐसे ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे बेंड आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है ऐसे. हल्का सा बस आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिखनी चाहिए कि लैंड से वाटर जा रहे तो पोलवर्ड बेंड, और वाटर से लैंड की तरफ इक्वेटर बेंड. सिमिलरली अगर हम देखें जुलाई वाला टाइम, गर्मियों के टाइम, तो क्या था? लैंड से वाटर अगर हम जा रहे हैं तो इक्वेटर वर्ड बेंड आना चाहिए. तो लैंड से वाटर की तरफ जा रही है इक्वेटर वर्ड बेंड नीचे. ओके. और वाटर से लैंड की तरफ जा रहे हैं तो पोल वर्ड बेंड. आई होप ये क्लियर, ये वाली चीज. तो हमने पहले देखा लैटिट्यूड की वजह से स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए थी, देन पर हमने उस पर सुपर इम्पोज किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाला फैक्टर. ओके. देन उस पर फर्दर अब हम विंड वाला फैक्टर और ओशन करंट्स वाला फैक्टर इम्पोज करें, तो क्या होता है? देखो ये जो वार्म वाली लाइन है, ये ऐसे जा रही है, बिकॉज क्या हो रहा है? यहाँ पे ओशन करंट फ्लो कर रही है, वार्म ओशन करंट. तो इसलिए ये वाला एरिया सेम टेम्परेचर में रहता है, इसलिए ऐसे बेंड आ रहा है. जो यहाँ पे देखो बेंड ऐसे क्यों आ रहा है टुवर्ड्स ओशन? बिकॉज यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट जा रही है. ओके. सो बिकॉज ऑफ ओशन करंट्स फर्दर थोड़े चेंजेस आ रहे हैं. ओके. जैसे समर्स में इतना नहीं दिख रहा, विंटर्स में दिख रहा है. बिकॉज एक्चुअली क्या होना चाहिए था? देखो ये 10 डिग्री वाली है, तो 10 डिग्री, सॉरी, हाँ 0 डिग्री, ये 0 डिग्री वाली है, तो 0 डिग्री हमें यहीं पर ही मिलना चाहिए था, बिकॉज सेम लैटिट्यूड. पर इट इज बीइंग फाउंड एट दिस एरिया. क्यों? बिकॉज यहाँ पे वार्म करंट फ्लो कर रहे थे, तो उसने क्या किया? इस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया. तो इसलिए फर्दर 0 डिग्री हमें कहाँ मिल रहा है? कॉन्टिनेंट्स पे ऊपर, जहाँ पे ये वार्म ओशन करंट नहीं पहुंच रही. तो इसलिए बेंड थोड़ा सा वार्म ओशन करंट की वजह से ऊपर आ गया. क्लियर? एनी डाउट इन दिस? तो इसको ऐसे याद करना है बस, थोड़ा सा बस दिखाना है कि हमें पता है ओशन करंट्स, और ये हल्का सा बस याद कर लेना बेंड कैसा हो रहा है. एक दो याद कर लेना. एक ये, अगर जनवरी का टाइम है तो ठंड है, तो गर्मी को आएगी इक्वेटर और साउथवर्ड रीजन में, सदर्न हेमिस्फीयर 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ. तो ऊपर ठंड है, तो 20 ऐसे याद कर लो, एक ऐसे लाइन बना दो 0 की, और एक ऐसे बना दो बस. ऐसी नीचे, बिकॉज नीचे के लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रही, तो देखो लैंड वाटर, तो इसलिए हमें यहाँ पे देखो रेगुलर लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन. बिकॉज यहाँ पे लैंड और वाटर का कॉन्ट्रास्ट नहीं आ रहा. हमें यहाँ पे बेंड क्यों था? बिकॉज ऑफ लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट, राइट. तो ये कैसे दिखा दो? एनी डाउट इन दिस मैप? जनवरी एंड जुलाई टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगी नहीं यूपीएससी, पर स्टिल एक बार इन्होंने सॉल्ट सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मैप पूछ लिया था.
आई गेस 2017 में। तो इसलिए फिर हमें ये भी प्रिपेयर होना चाहिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। एनी डाउट इन दिस? आई होप ये मैप क्लियर है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने, पूरा एग्जैक्ट नहीं याद करना, छोटा सा डायग्राम बनाना होगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस, बेंड्स कैसे आ रहे हैं वही लिखने आंसर में, बेंड। एनी डाउट इन दिस? प्लीज टू आस्क अगर कोई डाउट है। ओके फिर चलें। ओके सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, latitudinal heat imbalance. Basically our next topic is heat budget and latitudinal heat imbalance, latitudinal heat balance, sorry. बेसिकली हाँ एक और चीज, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हमें पता चले डिस्ट्रीब्यूशन है, पर हम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम ग्लोब को कैसे डिवाइड करते हैं। जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स ने कैसे डिवाइड किया था अर्थ को, 0, 23.5, 6.5। तो ये वाला एरिया उन्होंने कहा टॉरिड, टॉरिड रीजन, ये वाला टेम्परेट और ये वाला फ्रिजिड। ओके ग्रीक्स ने ऐसे डिवाइड किया था अर्थ को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। देन पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, जो हमें हम पढ़ेंगे, जीरो टू फाइव हम बोलते हैं इक्वेटर, 5 to 25 हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, 25 to 35 हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ये नॉर्थ है, वही सेम साउथ में होगा, वही सेम कॉपी। देन वी हैव 35 to 55, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट। देन 55 to 65 हम बोलते हैं सब पोलर, और एंड में 65 to 90 क्या हो गया, पोलर। ओके ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये याद कर लो, लिख बना लो चाहे आपके शायद आई गेस नोट्स में, पता नहीं है या नहीं। तो बेसिकली कुछ भी हम आगे हम पढ़ेंगे वैसे क्लाइमेट, वर्ल्ड क्लाइमेट्स, तो वहाँ पे काम आएगा ये। पर ये बच्चे याद कर लो ऐसे, 0 to 5 इक्वेटर, 5 to 25 ट्रॉपिकल, 25 to 35 सब ट्रॉपिकल, 35 to 55 टेम्परेट, 55 to 65 सब पोलर, फिर पोलर। जब बना लोगे बता देना मुझे। बना लिया आपने ये, मतलब नोट कर लिया?
ओके, तो ओके, सो नाउ ये बेसिकली classification of globe है on the basis of temperature. Okay, so now we have heat budget. So under this topic heat budget, basically we study. So basically what is heat budget? Heat budget is nothing but incoming solar radiation या insolation is equal to outgoing solar radiation. तो अर्थ के सरफेस पे जितनी सन रेज आ रही है उतनी वापस जा रही है. And this when sun rays are present on the earth surface, that is used to that energy is used to perform some work, and then after work is performed, that energy is returned back. Okay, so basically heat budget is this. Okay, so basically heat budget क्या है? तो insolation suppose मान लो 100 units आ रही है. Okay, so now these 100 units of insolation क्या हो रहा है? ये अर्थ का सरफेस है. Okay, यहाँ clouds present है, and also some aerosols are present, particular matter. Okay, so now what is happening? जो insolation है, तो insolation is coming. अब देखो जो सनरेज आ रही है, अब देखो suppose 100 units are coming. So now some sun rays come, they interact with clouds. So some sun rays they pass through. So what is happening? ये cloud है, तो sun rays fall हो रही है, तो क्या होगा? Cloud क्या करेगा? 14 units absorb कर लेगा. Okay, 27 units reflect back कर देगा. Okay, clear? So basically 27 units are reflected back. और cloud ने क्या किया? 14 अपने पास रख लिया. Further what is happening? जो scattering of light है, हाँ, और सनरेज जो बाकी सनरेज है वो क्या हो रही है? वो स्कैटरिंग फिनोमेना के थ्रू पास कर रही है. एंड व्हाट इज हैपनिंग? 6 यूनिट्स आर रिटर्न बैक टू द अर्थ, एंड बाकी जो यूनिट्स ऑफ द अर्थ सनरेज है वो क्या यहाँ पे सरफेस पे फॉलो रही है, एंड दैट इज एब्सॉर्ब बाय द अर्थ. फर्दर मोर रेडिएशंस आर कमिंग. अभी कितने आ गई? 27 रिफ्लेक्ट बैक हुई, 6 होगी 33, 14 एब्सॉर्ब कर ली, एंड 17 यहाँ आ गई. ओके, एंड फर्दर सनरेज आर कमिंग which is directly reaching the surface of the earth. 34 is absorbed by the earth and additional 2 is reflected back. So basically अगर हम काउंट करें, तो अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं बताऊँ आपको, सो व्हाट इज हैपनिंग? बेसिकली 100 यूनिट्स आर कमिंग. तो 100 यूनिट्स इंटरेक्ट कैसे कर रही है? कुछ क्लाउड से इंटरेक्ट कर रही है. तो क्लाउड से क्या हो रहा है? क्लाउड ने 14 एब्सॉर्ब कर लिया और 27 वापस भेज दिया, तो स्पेस में 27 वापस चले गया. सिमिलरली कुछ एरोजोल्स प्रेजेंट थे, तो उन एरोजोल्स के साथ कुछ यूनिट्स ऑफ सनरेज ने इंटरेक्ट किया, तो स्कैटर होकर कुछ तो सरफेस पे पहुंच गई, कुछ वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी 6 यूनिट्स. देन कुछ सनरेज ना क्लाउड से इंटरेक्ट की ना इन पार्टिकल से, वो डायरेक्टली सरफेस पे आ गई. वो कौन सी थी? 34 यूनिट्स. ओके, सो नाउ अगर हम इनको और 36 यूनिट्स आई थी, 34 एब्सॉर्ब कर ली, 2 रिफ्लेक्ट बैक करती. तो अगर हम देखिए ये 35 यूनिट्स ऑलरेडी रिफ्लेक्ट बैक होकर स्पेस में चली गई, पर अर्थ के सिस्टम में कितने प्रेजेंट है? 65 यूनिट्स. 14 क्लाउड्स के पास है, 34 प्लस 17 51 लैंड के पास. ओके, तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है इसको हम बोलते हैं एल्बिडो रेट. एल्बिडो रेट के बेसिकली इट इज अ अमाउंट ऑफ सन रेज व्हिच हैज बीन रिफ्लेक्टेड बैक टू द सन टू द स्पेस, सॉरी, उसको एल्बिडो बोलते हैं. तो अगर देखो एल्बिडो इंक्रीज होता है 36, तो मतलब क्या हो रहा है? जो अर्थ के पास सनरेज पहुंच रही है वो कितनी? 64 ही है. एडिशनल और एक और रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो मतलब लेस अमाउंट ऑफ सनरेज. तो ऐसे तो बेसिकली इट लीड्स टू ICH कंडीशन. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, एल्बिडो रेट 35 है, पर 35 है, एंड
34 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। तो अर्थ के सरफेस पे क्या हो गया 65 + 1, एक एडिशनल यूनिट ऑफ सनरेज और रहेगी। तो दिस लीड्स टू फिनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर अर्थ ना ज़्यादा वार्म हो ना हीट हो तो एल्बिडो रेट शुड बी 35। पर अगर इसमें वेरिएशन आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इधर इट कैन कॉज कूलिंग इफेक्ट और वार्मिंग इफेक्ट। ओके ओके सो नाउ अब अर्थ के पास 65 यूनिट्स है। सो नाउ अब जो 65 यूनिट्स है, अब ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, 14 क्लाउड के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके तो जो 65 यूनिट सरफेस के पास है, सॉरी 51, तो अब इस 51 में थ्रू कंडेंसेशन प्रोसेस 19 यूनिट्स वुड बी लॉस्ट। कंडेंसेशन प्रोसेस, ओके 19 यूनिट्स वुड बी लॉस्ट। और वो कंडेंसेशन जो 19 यूनिट्स चाह रहे हैं वो क्या आएगा, बेसिकली इट विल बी एब्सॉर्ब बाय क्लाउड। क्लाउड ने 19 और ऐड कर लिए। देन वी हैव थ्रू टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन प्रोसेस, तो उन पर हम पढ़ेंगे सब। फर्दर 9 यूनिट्स सरफेस ने लूज किए थ्रू turbulence and convection process. Then similarly अर्थ, अब जो सनरेज आ रही थी, रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, अर्थ भी अपनी हीट एब्सॉर्ब करके एक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या कर रहा है, इट कैरीज रेस्ट ऑफ द यूनिट्स। 9 19 कितने हो गए, 28, 51 से -23, तो 23 यूनिट्स आर कैरिड बाय इट। तो इसमें से 17 आई गेस, इसमें से 6 क्लाउड एब्सॉर्ब कर लेगा और 17 डायरेक्टली स्पेस को चले जाएगा। तो क्लाउड के पास अब कितने आएंगे, 14 + 6, 14 + 6 20, और ये 9 और 19 तो 28, तो 48 यूनिट्स क्लाउड के पास रहेंगे और ये 48 यूनिट्स क्लाउड फिर रिलीज कर देगा स्पेस में। सो दिस इज हाउ बेसिकली एनर्जी आ रही है 100 यूनिट्स, but how this energy is utilized by different components of atmosphere, and then it is again returned back to the atmosphere. So this is basically what is heat budget. Any doubt in this heat budget? ये कंपोनेंट्स थोड़े से याद करने पड़ेंगे फिगर्स, इसका कोई वो है नहीं सोल्यूशन। जैसे बेटर डायग्राम ये देख लो, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ओके डायरेक्ट रेडिएशन से 34 आए, 2 इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय अर्थ, 27 रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, 14 एटमॉस्फेयर ने एब्सॉर्ब किए क्लाउड्स ने, और कुछ जो आ रही थी 6 स्कैटर टू स्पेस, और 17 स्कैटरिंग इफेक्ट से जो सनरेज आ रही थी वो 17 यूनिट्स अर्थ ने एब्सॉर्ब कर लिया। देन वापस कंडेंसेशन प्रोसेस से 19 लॉस, टर्बुलेंस कन्वेक्शन 9 लॉस, radiation process है 23 is lost पर 6 is absorbed by cloud, 17 radiated back to space। अब क्लाउड के पास कितने रह गए, 6, 14 ऑलरेडी थे, 9 और 19, तो 48 हो गए, फिर ये 48 लूज करता है। ओके एनी डाउट इन दिस, हीट बजट ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, सो इससे क्या रहता है, अर्थ नीदर गेट्स टू हॉट नॉट इट गेट्स टू कोल्ड। ओके एनी डाउट? Okay, so next topic we have लैटिट्यूडनल हीट इम्बैलेंस। बेसिकली क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है, हमें पता है सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री पे आ रही है, बाकी एरियाज पे कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट कर रही है। ओके सो मैक्सिमम हमें हीट कहाँ मिल रही है, बेसिकली इसकी वजह से क्या हो रहा है, लैटिट्यूडनल हीट, लैटिट्यूड वाइज अगर हम जा रहे हैं तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, डिफरेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्जर्व। ओके सो बेसिकली हमें क्या मिलता है, अगर हम प्लॉट करें अर्थ के सरफेस पे तो हमें क्या मिलता है, जो ट्रॉपिकल एरिया है, ओके ये ट्रॉपिकल एरियाज, और ये यहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आ रही है बिकॉज यहाँ पे क्या एंगल ज़्यादा है। तो बेसिकली व्हाट वी फाइंड,
जो अर्थ के सरफेस पे है, इनकमिंग solar insolation is more, या solar radiation is more than amount of heat lost by terrestrial radiation in tropical areas. पर in case of जो अगर हम पोलर एरियाज में जाएंगे, टेम्परेट और पोलर एरियाज में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इंसोलेशन कम है पर अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज मोर. सो व्हाट वी फाइंड बेसिकली, so what we find, जो ट्रॉपिकल एरिया बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा हीट है बिकॉज इंसोलेशन इज मोर देन outgoing terrestrial radiation. So what we find this as heat surplus area. And this area यहाँ पे क्या, terrestrial radiation is more than insolation, incoming solar radiation. इसमें इस केस में incoming solar radiation is more than outgoing terrestrial radiation. तो ये वाले एरियाज क्या हो गए, हीट डेफिसिट एरियाज. तो बेसिकली व्हाट वी फाइंड, अगर हम प्लॉट करें, ये क्या लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, 60 और पोल एरियाज. तो अगर हम प्लॉट करें तो अराउंड 40 डिग्री लैटिट्यूड, तो वी फाइंड अप टू 40 डिग्री लैटिट्यूड. अगर ये हमने ग्राफ प्लॉट किया, दिस इज रेड वन इज इनकमिंग इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन, जितनी हीट आ रही है, ओके, हीट रिड्यूस हो रही है इक्वेटर से टूवर्ड्स पोलर एरियाज. और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन मतलब जितनी हीट वो कैरी कर रहे हैं, हीट लॉस थ्रू आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, को ऐसा ग्राफ बनता है. सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, इस एरिया में देखो हीट ज़्यादा आ रही है, लॉस कम हो रही है. तो सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, बिटवीन दी 40 डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ साउथ, वो एरिया क्या, हीट सरप्लस है. पर इस एरियाज में बियॉन्ड 40 डिग्री लैटिट्यूड टिल पोलर एरियाज, व्हाट वी आर फाइंडिंग, इनकमिंग हीट इज लेस देन आउटगोइंग हीट. तो यहाँ पे क्या है, हीट डेफिसिट एरियाज. ओके क्लियर, ये लैटिट्यूडनल हीट इम्बैलेंस बोलते हैं. एनी डाउट इन दिस? एनर्जी सरप्लस एंड एनर्जी डेफिसिट एरियाज. ओके, so what we are finding in this, अब देखो, होल ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, हीट सरप्लस एंड हीट डेफिसिट. जो भी हम आगे पढ़ेंगे, ये हीट सरप्लस, ये हीट डेफिसिट. तो देखो क्लाइमेटोलॉजी का बेसिकली क्या है, बिकॉज यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है और अर्थ में क्या रहता है, हीट बजट की वजह से अर्थ जो कोल्डर एरियाज है, इट डजंट गेट टू कोल्ड. और हीट सरप्लस है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा हीट है, तो इट शुड बी टू मच हॉट. पर क्लाइमेटोलॉजी जो हम पढ़ेंगे, जितने भी विंड की मूवमेंट, या फिर हम पढ़ते क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जैसे साइक्लोन्स एंड ऑल, एयर मासेस, इन सब का एम के बेसिकली जितनी भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, इनका एम क्या है, टू इंश्योर जो हीट सरप्लस है इक्वेटर ट्रॉपिकल एरियाज में, दैट इज कैरिड टूवर्ड्स पोलर एरियाज. तो पर्पस ये रहेगा टू इंश्योर कि जो अर्थ का हीट बजट है वो मेंटेन रहे. और बेसिकली टू बैलेंस, you can start like this, to balance heat imbalance latitude wise, atmospheric circulation takes place. So basically this line is, अगर आपने ये लाइन समझ ली तो आपको जितना हम आगे पढ़ेंगे ना टॉपिक्स, हर टॉपिक इसी पे बेस्ड रहेगा. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के टाइप से देखेंगे हम आगे. तो बेसिकली क्या हो रहा है, अर्थ के सरफेस पे हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन्स आर बीइंग क्रिएटेड. तो हीट सरप्लस डेफिसिट से क्या हो रहा है, हीट इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है लैटिट्यूड वाइज. सो टू बैलेंस दिस हीट इम्बैलेंस क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्रिएट हो रहा है. एनी डाउट इन दिस? तो हम यही पढ़ेंगे आगे.
एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसमें हम प्लानिटरी विंड्स पढ़ेंगे, देन मॉनसून पढ़ते हैं हम, साइक्लोन्स पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस. So basically whole climatology is based on this concept. तो कहीं किसी भी एरिया में कोई भी एक एरिया है, सपोज दिस इज वन एरिया, दिस इज अनदर एरिया, तो सपोज ये क्या हीट सरप्लस है, हीट डेफिसिट है, तो क्या होएगा बेसिकली some winds will flow either from this direction to this or this direction to this, just to ensure कि heat balance maintain रहे. ओके, लोकल विंड्स पढ़ेंगे. लोकल विंड्स ग्लोबल लेवल पे क्या हो रही है, ग्लोबल विंड्स फ्लो कर रही है, हीट सरप्लस हीट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है. सिमिलरली विद इन दिस ग्लोबल रीजन एक छोटा सा एरिया है, तो वहाँ पे हीट इम्बैलेंस हो रहा है, हीट सरप्लस हीट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे विंड्स फ्लो करेंगे जिसको बोलते हैं लोकल विंड्स या रीजनल विंड्स. तो होल climatology is based on this concept to balance heat imbalance or latitudinal heat imbalance. Any doubt in this? ये चीज आप कंफर्टेबली एज अ कंक्लूजन इंट्रोडक्शन आप यूज कर सकते हो आंसर में. एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट? हीट इम्बैलेंस, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा.